ये ब्रांड आपके घर के किचन में, वॉशरूम में, हर जगह पहुंचने वाला था और कहीं तो पहुंच ही गया। डाबर, HUL, कोलगेट जैसे ब्रांड ये डर चुके थे कि ये जो बाबा है अभी तक तो योगा करके सारी बीमारियां दूर करते थे, अब ये कौन सा नया योगा लेके आए FMCG सेक्टर में जिससे पूरी मार्केट हिल गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पतंजलि की। तो कैसे हुआ ये सब? क्यों बाबा रामदेव ने प्रण ले लिया कि सारी विदेशी कंपनियों को भारत से भगा देंगे? लेकिन FMCG सेक्टर में जब पतंजलि इतनी अच्छी ग्रोथ पा गई तो क्यों इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई? यही सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन तब तक आप 2 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा रामदेव का पूरा नाम रवि किशन यादव है। इनका जन्म हरियाणा के एक जिले में हुआ था जिसका नाम अलीपुर है। बचपन में इनको पैरालिसिस की दिक्कत थी जिसको इन्होंने योगा और आयुर्वेद से ठीक किया था। फिर इन्होंने वहीं से प्रण ले लिया कि कई लोगों को योगा सिखाएंगे। 90s में उन्होंने हरिद्वार में एक योग मंदिर ट्रस्ट बनाया और उनके साथ मिले आचार्य बालकृष्णा, जो ये पतंजलि के मेन लीडर हैं। बाबा रामदेव छोटे छोटे जगह पे जाते थे, योगा करते थे। वो कई लोगों को अपनी योगा से ठीक किए, लेकिन इनकी जिंदगी बदली 2002 से, जब ये आस्था टीवी पर कास्ट हुए। इनका शो सुबह 5 बजे आस्था पे आने लगा, जिसकी वजह से कई लोग ऑफलाइन इनके सेंटर पे आते थे। जहां ये वीडियो कास्ट होता था वो वहां योगा करते थे। बहुत लोग अपने घर पर टीवी देख कर योगा करते थे, जिससे जो इनकी पर्सनल ब्रांडिंग थी वो बहुत तेजी से ग्रो होने लगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई गुरु आ रहा है, वो आपको योगा सिखा रहा है और लोगों को उससे भला हो रहा है और वो कोई पैसा चार्ज भी नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। बाबा जी की योगा की वजह से जो आस्था चैनल था ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। डेली इसमें 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूअरशिप आती थी और 2005 में जो रामदेव बाबा थे उनको सब घर घर में बहुत अच्छे से जानते थे। इनका शुरुआत ये था कि आप योगा को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ और जो केमिकल भरे प्रोडक्ट आप दिल में यूज़ करते हो इनको यूज़ करना बंद कर दो, जिसकी वजह से इनको बहुत लगा कि आयुर्वेद की डिमांड भी धीरे धीरे क्रिएट होने लगी। तो इन्होंने 2006 में पतंजलि के प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें ये लेके आए दंतकांति मंजन, अपना च्यवनप्राश लेके आए और शुद्ध देसी घी लेके आए। फिर इनको लगने लगा कि लोग इनकी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं और जो आस्था टीवी चैनल था वो भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप जाती थी। तब इनको बहुत बड़ा मौका देखा, ये आस्था टीवी में अपनी एक ऑनरशिप खरीद लेते हैं, जिसके बाद साथ साथ योगा भी करते थे और अपने प्रोडक्ट भी प्रमोट करते थे। लोगों से कहते थे कि आप घी के नाम पर डालडा खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप हमारी कंपनी का शुद्ध देसी घी खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप जो मंजन करते हैं उसमें सिर्फ नमक होता है और सिर्फ केमिकल होता है। हमारे जो मंजन है उसमें बबूल है, राख है और बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो आपके दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और ये अपने च्यवनप्राश को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। ऐसे इनकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलती रहती है इनके योगा क्लासेस के साथ। के बाद बाबा योगा गुरु से बदल के एक ऐसे फाउंडर बन गए जो स्वदेशी ब्रांड अपने इंडिया में बेचने लगे। और इनका ये कहना था जो ये विदेशी कंपनियां हैं इनको इनके देश भेजो और अपने देश के सामान खरीदो, ना कि विदेशी केमिकल वाले। जिसके बाद FMCG के सारे प्रोडक्ट बाबा बनाने लगे। आप अपने घर में कोई भी सामान लाने वाले हैं तो उसमें पतंजलि ऑलरेडी बैठा है एक अच्छा अल्टरनेटिव बनके, जो कि आयुर्वेदिक का दावा करता है। के बाद भारत के सब लोग सोचने लगे कि हम केमिकल वाले सामान क्यों खरीदे, जब रामदेव बाबा एक आयुर्वेदिक सामान बेच रहे हैं। वो आयुर्वेदिक है या नहीं ये उनको नहीं पता। जो अदर FMCG कंपनीज थी उनको लगने लगा कि हमारे प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहे हैं, ये जो बाबा है आयुर्वेदिक के नाम पे बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, इनको हम मार्केट से खत्म तो नहीं कर सकते। हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो हम खुद ही आयुर्वेदिक सामान बेचने लगे। जिसके बाद कोलगेट भी अपना आयुर्वेदिक मंजन लेके आया, HUL भी अपना आयुर्वेदिक मंजन लेके आया, डाबर तो ऑलरेडी आयुर्वेदिक मंजन बेचता ही था और इनके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आने लगे। मतलब सब में दावा करते हैं कि इसमें नीम है, इसमें वो है, इसमें फलाना है, इसमें धमाका है, चाहे उसमें कुछ हो, क्योंकि बाबा भी कुछ नहीं डाल रहे और HUL को है ये भी कुछ नहीं डाल रहे, तो हम ये क्यों डालें। सिर्फ ऊपर से नीम के एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं, एक अच्छी सेलिब्रिटी पकड़ लेते हैं जो आयुर्वेदिक का भरोसा दिला देगी और लोग तो वैसे भी खरीदने लगेंगे। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। 2011 में 446 करोड़ रेवेन्यू हुआ था, 2013 में 1184 करोड़ रेवेन्यू हुआ था, 2015 में 2006 करोड़ रेवेन्यू हुआ था। सोचिए कंपनी कितनी तेजी से ग्रो हो रही थी। देसी कंपनी ने पूरी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी ही बदल दे रही थी। जहां जो बड़ी FMCG कंपनी थी वो शाहरुख खान को लेके आ रही है, आमिर खान को लेके आ रही है और बड़े बड़े स्टार को लेके आ रही है और बता रही है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदिक है।
वहीं जो पतंजलि थी, इनको कोई ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो रामदेव बाबा थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग भरोसा करते थे कि जो रामदेव बाबा बोलेंगे वो सही ही बोलेंगे। क्योंकि 2015 तक क्लियर हो गया था कि जो पतंजलि वही छोटा ट्रेंड नहीं है कि छोटा ट्रेंड आया है आयुर्वेदिक का कुछ दिन में गायब हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था पूरी मार्केट में। और पतंजलि के कुछ रेवेन्यू सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचते थे जो कि दिव्या फार्मेसी में था। ये ग्रोसरी बेचते थे, जैसे पतंजलि घी हो गया, दाल हो गया, पतंजलि का शैम्पू हो गया। एलोवेरा कितना ज्यादा पैक करके बेच दिया, 1600 करोड़ का तो इन्होंने सिर्फ एलोवेरा बेचा है। बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो इनके बहुत टॉप हिट थे। दिल्ली को लगने लगा हम तो बहुत बड़े एफएमसीजी कंपनी बन ही गए हैं, हम डाबर को टक्कर दे रहे हैं, हम कोलगेट को टक्कर दे रहे हैं, हम एचयूएल को टक्कर दे रहे हैं। जिसके बाद इन्होंने पतंजलि के जीन्स बेचना शुरू किया और ये अपनी पतंजलि की भी सिम भी लेके आए बीएसएनएल के साथ, जिसको आप गौमूत्र से रिचार्ज करा सकते थे। प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि केमिकल फ्री है। वैसे जो इंडियन मार्केट है उसमें जो फॉरेन प्लेयर है उनको फ्री बना देंगे, मतलब हर जगह सिर्फ पतंजलि, सिर्फ पतंजलि। लेकिन इनका ये फॉर्मूला सक्सेस नहीं रहा, इसकी वजह से इनको लॉस काफी ज्यादा उठाना पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो था उसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इन्होंने 5000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय खोले थे, जिसमें जो डॉक्टर होते थे आपको फ्री में कंसल्टेंसी सर्विसेज देते थे, लेकिन जो दवा होती थी उसको आप पतंजलि के स्टोर से खरीदते थे। मेगा वेयर हाउस खोले ऑल ओवर इंडिया में, इनके 300 से ज्यादा मेगा डिस्ट्रीब्यूटर थे और 6000 से ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर थे। ऑनलाइन की बात करें तो पतंजलि की प्रोडक्ट आपको हर जगह बहुत आसानी से मिलने लगे, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, चाहे वो जेप्टो हो, चाहे ब्लिंकिट हो। 2017 तो पतंजलि के लिए एकदम गोल्डन टाइम था, क्योंकि इस टाइम जो पतंजलि था वो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुका था और इनका ये कहना था कि आने वाले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और ये फॉर्च्यून 500 में भी लिस्ट हो जाएंगे। इसी फ्यूल को ड्रीम देने के लिए इन्होंने 2019 में रुचि सोया को खरीद लिया, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा बेहतर मूव था, क्योंकि उस टाइम जो रुचि सोया थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन था और वो बैंक्रप्सी की कंडीशन पे जाने लगी थी, जिसके बाद पतंजलि ने उसको खरीद लिया। पतंजलि जो थी स्टॉक मार्केट में भी एंट्री मारती है बिना आईपीओ के जरिए, क्योंकि जो रुचि सोया थी वो लिस्टेड कंपनी थी और पतंजलि जो थी वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी थी। तो यहाँ से पतंजलि डायरेक्ट एंट्री मारती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इनके गोल्डन पीरियड की शुरुआत धीरे धीरे खत्म ही होने वाली थी, क्योंकि इन्होंने जो सिम निकाला वो चला नहीं, इन्होंने जो जीन्स निकाला वो भी मार्केट में चला नहीं, इनके जो दवाइयाँ थी वो लैब में टेस्ट हुई और वो फेक निकली, इनके जो घी थे वो प्योर नहीं थे, इनके जो हनी थी उसमें भी काफी ज्यादा शुगर डालते थे। ये सब जब रिपोर्ट आई तो इनकी काफी ज्यादा ब्रांड वैल्यू घट गई और बाबा के ऊपर से लोग विश्वास भी करना थोड़ा बहुत कम कर दिए। जब सब लोग कोविड में मर रहे थे तो इनका कहना था कि एलोपैथी आपको ठीक नहीं कर पा रही है, आयुर्वेदिक आपको ऐसी दवा दे रहे हैं जिससे आप ठीक हो जाएंगे, और इनकी जो दवा थी वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर थी। और इनका एक दवा ये भी था कि जो हार्ट अटैक आता है उसको इनकी दवाई ठीक कर देती है, जो कि एलोपैथी को डायरेक्ट टारगेट करती है। इनको कई स्टेट में बैन भी किया गया था। सारे केस सुप्रीम कोर्ट में भी चले। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे अपील की आपकी लोगों से माफी मांगी सामने आके। ये आके माफी भी मांगते हैं, लेकिन उसके बाद इनका रिप्लाई भी आता है कि ये जो भारत का कानून है इसको ब्रिटिशर से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश के कानून है, इसको माफी तो मांग ले रहे हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और जो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि ये कोरोना की दवा बना रहे हैं, इनके जो प्रोडक्ट है उसमें काफी ज्यादा मिलावट है, ये आयुर्वेदिक का दावा करके चूना लगा रहे हैं लोगों को, इसकी वजह से इनकी सेल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई, क्योंकि बाबा रामदेव एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और इनके ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा कम हो गया। पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें, जब आपके ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं, आपके भरोसे पे कोई सामान खरीद रहे हैं आपका, तो आपके ऊपर से जब भरोसा हट जाएगा, जो आपका ब्रांड है उससे भी भरोसा हट ही जाएगा। आपको क्या लगता है बाबा रामदेव यहाँ से रिकवर कर पाएंगे? आप कमेंट में बता के जरूर जाइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।